इस वीडियो में हम डेट फंड्स इन्वेस्टमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को एक बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। बहुत सारे डेटा, इनसाइट्स और सजेशंस के साथ हम आपके इन्वेस्टमेंट के फैसलों को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम आपको डेट फंड्स के बारे में सारी बेसिक जानकारी देंगे। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड का प्राइस कैसे तय होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स को उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, रिस्क फंड परफॉर्मेंस और अन्य महत्वपूर्ण वेरिएबल्स के आधार पर कैसे देखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहली सीढ़ी से ही शुरू करते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कुछ और नहीं बल्कि एक लोन है। तो लोन की जरूरत किसे है? कई इंस्टीट्यूशंस अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं। इनमें शामिल है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, होम लोन प्रोवाइडर्स और डेफिनेटली रूप से रेगुलर कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? इसे थोड़ा सरल करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी X को 1,000 रुपए के लोन की आवश्यकता है और आप उन्हें 1,000 रुपए उधार देना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी X एक बॉन्ड इशू करती है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की जाती है। यह है, प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, बॉन्ड की मैच्योरिटी की अवधि 3 वर्ष है और कूपन रेट 7% एनुअल है, जो बॉन्ड की मैच्योरिटी तक प्रति वर्ष 70 रुपए आता है। अब आपको यह एक उचित सौदा लगता है। आप निवेश करते हैं, कागजी कार्यवाही करते हैं और बॉन्ड धारक बन जाते हैं। अब यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले, बॉन्ड इशुअर जो पेशकश कर रहा है वो केवल एक वादा है। एक वादा कि वो आपको सभी 3 वर्षों के लिए 70 रुपए का कूपन देगा और निश्चित रूप से 1,000 रुपए का प्रिंसिपल वापस कर देगा। एक वादे का मतलब है कि यहां कोई 100% गारंटी नहीं है, जिसका अर्थ है कि बॉन्ड इशुअर के पास कुछ या पूरी राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होने के चलते कुछ रिस्क है। इसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब क्रेडिट रिस्क का आकार हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। कुछ कंपनियों के पास बहुत सॉलिड रेवेन्यू, कैश फ्लो और प्रॉफिट्स होते हैं, जिसका अर्थ है कि वो अपने लोन चुकाने की जिम्मेदारी को आसानी से निभा सकते हैं। इन कंपनियों को क्राइसिल, केयर और आईसीआरए जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा हाईएस्ट रेटिंग दी जाती है और इन्हें AAA या A1+ के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनीज हैं जिनका फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, इसलिए उनके बॉन्ड्स में हाई क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन कंपनीज को BB, B या C रेटिंग देती हैं। आइए अब बॉन्ड्स में ट्रेडिंग पर बात करते हैं। एक बैंक से लिए लोन के विपरीत बॉन्ड में एक एक्सचेंज मार्केट होती है। वहां डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेचे और खरीदे जाते हैं। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स इस समय $100 ट्रिलियन से अधिक का है, जो कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के आकार के दुगने से भी ज्यादा है। बॉन्ड में ट्रेडिंग अक्सर बॉन्ड प्राइसेस में किसी भी ग्रोथ का फायदा लेने के लिए की जाती है। इससे पहले कि हम यह समझें कि बॉन्ड प्राइसेस कैसे या क्यों बढ़ते हैं, आइए पहले समझते हैं कि बॉन्ड की कीमतें कैसे कैलकुलेट होती हैं। थ्योरी के अनुसार देखें तो एक बॉन्ड का करंट प्राइस उसके फ्यूचर कैश फ्लो के सम में से उसकी प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करने से प्राप्त होता है और इसके कैलकुलेशन के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, हम सभी बॉन्ड पेमेंट्स को लेते हैं जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं। इनमें निश्चित रूप से इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। और इसके बाद हम स्टेप 2 पर आते हैं, जहां हम इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर इन सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। अब इसे हमारे 1,000 रुपए के बॉन्ड पर अप्लाई करते हैं, जो हमें 7% का कूपन रेट देता है। मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है और हमें एक बॉन्ड की कीमत जाननी है, जो हमें पहले साल में 70 रुपए, दूसरे साल में 70 रुपए और तीसरे साल में 1,070 रुपए देगा। अब हम 1 जनवरी 2022 की एंट्री पर फोकस करते हैं। प्राप्त होने वाली रकम 70 रुपए है। हालांकि हम इसे 1 साल बाद पा रहे हैं, हम इसमें 7% की इंटरेस्ट रेट का भाग देंगे। इस तरह 70 में
1.07 का भाग लगेगा और आएगा 65.5। ये सेम कैलकुलेशन हम दूसरे और तीसरे साल के लिए करेंगे तो हम बॉन्ड की आज की कीमत पर आ जाएंगे। ध्यान रखें कि हम 7% की ब्याज दर यूज कर रहे हैं। अब हम कोई और दूसरा नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 7% के लिए गए क्योंकि ये डिस्काउंट रेट जो बॉन्ड के सभी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को 1000 रुपए की इसकी कीमत के बराबर बनाती है। इस इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट को आमतौर पर बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM कहा जाता है। जब डेट फंड की बात आती है तो ये एक ऐसा शब्द है जिसे आपने अक्सर सुना और देखा होगा। ओके, अब हमारे पास बॉन्ड प्राइसिंग को लेकर कुछ आइडिया है। आइए अपने उदाहरण को और अधिक प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाते हैं। मान लीजिए आज 1 जुलाई 2022 है और RBI गवर्नर ने अभी अभी इंटरेस्ट रेट में कमी की घोषणा की है और रेट को घटाकर 4% कर दिया है। इसका मतलब है कि आज जारी होने वाले किसी भी नए बॉन्ड का कूपन रेट कम होगा, जो कि हमारे 7% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड को किसी भी इन्वेस्टर के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम जब जुलाई 2022 में हैं, हमारे बॉन्ड में 3 पे आउट अभी भी रिमेनिंग है। यहां 70 रुपए का इंटरेस्ट पे आउट है जो 6 महीने में मिलना है, और फिर 70 रुपए और 1000 रुपए के 2 पे आउट्स हैं जो अगले 1.5 साल में मिलना है। जब हम इस जानकारी को चरणों में देखते हैं तो 4% के YTM पर हमारे 7% कूपन बॉन्ड की फेयर वैल्यू 1077 रुपए आती है। यानी आज अगर कोई आपको 1077 रुपए से अधिक की राशि प्रदान करता है तो आपको उस बॉन्ड को बेचने से अधिक फायदा होगा। ये इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइसेस और क्रेडिट रिस्क आदि के बीच का खेल है। इन्वेस्टर और फंड मैनेजर लगातार एक्सपीरियंस और लर्निंग के माध्यम से इसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लर्निंग की बात से ध्यान आया, अगर आप इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो ET मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। साल 2018 में सेबी ने डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरीज बनाई हैं। ये 16 कैटेगरीज स्कीम्स की विशेषताओं के आधार पर काफी अलग अलग हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय कई अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आइए पहले उस एरिया से शुरू करें जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और वो है इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य। एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो गोल या रीजन है जिसके लिए कोई डेट फंड में निवेश करता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट चार्ट को बहुत कुछ वैसा ही दिखाएंगी जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए यदि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो उन फंड्स के साथ जाएंगे जिनकी बॉन्ड मैच्योरिटी छोटी ड्यूरेशन की है, और अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो लॉन्ग बॉन्ड मैच्योरिटीज वाले फंड को चुनें। इस चार्ट से कुछ हद तक आपको समझ आएगा, विशेष रूप से ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड्स के एप्लीकेशन के बारे में। इन फंड्स में रिटर्न में हाई लेवल की प्रेडिक्टेबिलिटी और कैपिटल की हाई सेफ्टी होती है, जो उन्हें कॉर्पोरेट्स द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखने और कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। आइए अब अपना ध्यान चार्ट के दूसरे छोर पर शिफ्ट करते हैं, विशेष रूप से मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन GILT और लॉन्ग टर्म की कैटेगरीज में। विशेष रूप से रिटर्न के नजरिए से रोलर कोस्टर राइड पर ध्यान दें, जिससे ये कैटेगरीज पिछले 10 सालों में गुजरी है। यहां के आंकड़ों से पता चलता है कि 10% से अधिक वर्ष के बाद अक्सर एक लो सिंगल डिजिट ईयर आता है, जैसा कि हमने 2010, 2013, 2015 और 2017 में देखा था, और बहुत संभावना है कि 2022 में भी ऐसा ही होगा। डेट में इन्वेस्टमेंट का मकसद इक्विटी से बहुत अलग है। इक्विटी वेल्थ अप्रिसिएशन के लिए है, जबकि डेट का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा है। और शायद यही कारण है कि हमारी रिसर्च टीम को लगता है कि हमने पहले जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चार्ट देखा था वो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही तरीका नहीं है। इसके बजाय हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डेट को पसंद करते हैं उन्हें 10 से 15 साल की एक बड़ी अवधि के बजाय 3 से 4 साल की छोटी अवधि की सीरीज के रूप में बेहतर सर्विस मिलेगी।
अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की इस अप्रोच के दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये रिस्क को रेगुलेट करके कैपिटल को बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है, और दूसरा, इस अप्रोच से मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन के मौकों का बेहतर फायदा उठाने में मदद करती है। इस वीडियो सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। डेट फंड मुख्य रूप से रिटर्न जनरेट करने के लिए इन दो स्ट्रैटेजीज में से किसी एक को फॉलो करते हैं, अक्रूवल स्ट्रैटेजी या ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी। एक अक्रूवल स्ट्रैटेजी का उद्देश्य बॉन्ड में निवेश करके और इसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखकर स्थिर रिटर्न जनरेट करना है। इसका मतलब यह है कि अक्रूवल स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट उस बॉन्ड से ब्याज आय प्राप्त करने पर फोकस है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। ये पेपर्स आमतौर पर मैच्योरिटी तक रखे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है। लिक्विडिटी फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट फंड और यहां तक कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी मुख्य रूप से अक्रूवल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा अक्रूवल स्ट्रैटेजी फॉलो करने वालों में पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। इनका लंबी अवधि का कमिटमेंट होता है। ये बहुत लंबी अवधि के लिए निवेश करती हैं, यहां तक कि दशकों तक इनका निवेश चलता रहता है। अक्रूवल बेस्ड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एकदम सही हैं जिन्हें अपने डेट पोर्टफोलियो से लगातार रिटर्न चाहिए और वो हायर रिस्क नहीं लेना चाहते। आइए अब ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले फंड का गोल पोर्टफोलियो ड्यूरेशन को इक्वली मैनेज करके रिटर्न जनरेट करना होता है। यहां पोर्टफोलियो ड्यूरेशन को इक्वली मैनेज करने का अर्थ है कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके और सिक्योरिटीज की सक्रिय खरीद बिक्री से पैसा बनाना। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनामिक बॉन्ड और GILT फंड द्वारा एम्प्लॉयड है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट पर बॉन्ड बेचना है। एक मुनाफे की स्थिति आमतौर पर तब पैदा होती है जब इंटरेस्ट रेट गिरती है। ब्याज दर में गिरावट के कारण बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले एक उदाहरण में चर्चा की थी। ध्यान रखें कि ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी फंड इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए ओपन है, जिसका अर्थ है कि ये फंड नुकसान उठाते हैं अगर इंटरेस्ट रेट नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि के कारण बॉन्ड की कीमत घट रही है। अधिकांश लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की NAV 2 से 3% गिर गई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले फंड शॉर्टर ड्यूरेशन फंड्स को चुनकर पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं। वो लंबी अवधि के फंड्स में इन्वेस्ट से बच रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले सिनेरियोज में पसंद किए जाते हैं। बेशक ये मान लेना सही नहीं होगा कि कोई फंड या फंड मैनेजर हर समय इन दो स्ट्रैटेजीज में से केवल एक को फॉलो करता है। वास्तव में ज्यादातर फंड अक्रूवल और ड्यूरेशन दोनों स्ट्रैटेजीज को साथ में फॉलो करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न पाने के चांस बढ़ सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम में मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए बेंचमार्क पॉलिसी या रेपो रेट का यूज करता है। इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव कई ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे एसेट प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना आदि। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव्स लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। आंकड़े देखें तो पिछले 15 वर्षों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में लगभग 50 बार बदलाव किया है। हम पहले ही ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि बॉन्ड की कीमत का इंटरेस्ट रेट के साथ विपरीत संबंध है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरती हैं तो करंट बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो करंट बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाते हैं। बॉन्ड के प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स में नेगेटिव कोरिलेशन है। ये रूल नंबर 1 है और बॉन्ड प्राइसेस के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। दूसरा रूल जिसे समझना चाहिए वो है बॉन्ड की मैच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट्स में चेंज के रिस्क के बीच रिलेशनशिप। यहां एक थंब रूल है, बॉन्ड की ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी वो इंटरेस्ट रेट में बदलाव के प्रति उतना ही सेंसिटिव होगा। बॉन्ड की ड्यूरेशन अधिक तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी अधिक, जिसका अर्थ है लॉन्ग ड्यूरेशन या गिल्ट फंड जैसे डेट फंड
लिक्विड या मनी मार्केट फंड जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन की तुलना में इंटरेस्ट रेट में बदलाव के प्रति अधिक सेंसिटिव होंगे। आइए कुछ वास्तविक आंकड़ों के साथ इन दोनों नियमों की जांच करें। अब आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें हमने अलग अलग टाइम पीरियड में एक लिक्विड फंड, एक मनी मार्केट फंड, एक गिल्ट फंड और एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न को दर्शाया है। इन 15 वर्षों में लिक्विड और मनी मार्केट फंड में रिलेटिवली लो रिटर्न्स वॉलेटिलिटी पर ध्यान दें। विशेष रूप से उस अवधि में गिल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की परफॉर्मेंस को देखें जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रही थी। यहां ध्यान दें कि इस अवधि में इन फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिरने से बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि जारी रही और इसके विपरीत बढ़ती ब्याज दरों के कुछ वर्षों में कम और यहां तक कि नेग्लिजिबल रिटर्न्स भी मिला। इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल की समझ काफी महत्वपूर्ण है और इसका बड़ा असर इस बात पर पड़ सकता है कि इन्वेस्टर को किस तरह के डेट फंड में निवेश करना चाहिए। इसलिए यदि हम इस लर्निंग को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के सेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगती हैं तो लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स को चुनना बेहतर होता है ताकि बॉन्ड के प्राइसेस में इंक्रीज से लाभ हो सके, और जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने की संभावना हो तो शॉर्टर मैच्योरिटी बॉन्ड के लिए जाने का समय है। जैसे इंडिविजुअल्स को क्रेडिट स्कोर दिया जाता है उसी तरह इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट रेटिंग मिलती है। क्रेडिट रेटिंग क्या है? यह केवल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक राय है जो किसी एंटिटी द्वारा लिए गए लोन और उसके इंटरेस्ट को चुकाने की उसकी क्षमता और इच्छा के बारे में बताता है। यह राय कई फैक्टर्स पर आधारित है जिनका मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है और इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी, कैश फ्लोज, अकाउंटिंग क्वालिटी, पास्ट डेट सर्विसिंग हिस्ट्री आदि वेरिएबल्स शामिल होते हैं और इस आधार पर बॉन्ड जारीकर्ता को AAA या AA या BBB जैसा स्कोर दिया जाता है। यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले यह आमतौर पर समझा जाता है कि सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। यह काफी हद तक सही है। यही वजह है कि गिल्ट फंड को अक्सर कम क्रेडिट जोखिम वाले फंड के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही ध्यान दें कि यह केवल गिल्ट कैटेगरी नहीं है बल्कि ज्यादातर डेट फंड कैटेगरीज के पास सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का विकल्प होता है और कई फंड इस विकल्प का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट जिसे समझने की जरूरत है वो है कि क्रेडिट रेटिंग जितनी अधिक होगी बॉन्ड जारीकर्ता द्वारा दी जाने वाली कूपन दर उतनी कम होगी और इसके विपरीत रेटिंग जितनी कम होगी उतनी कूपन दर अधिक होगी, जिसका अर्थ है कि आपको केवल उन पेपर्स में हाई इंटरेस्ट रेट्स मिलने की संभावना है जिनका क्रेडिट रेटिंग कम या मीडियम हो। ये लो से मिड क्वालिटी पेपर्स AAA फंड की तुलना में हाई कूपन रेट प्रोवाइड करते हैं जिससे एग्रेसिव डेट फंड इन्वेस्टर्स को एक विकल्प मिल जाता है। लेकिन इन फंड्स में हाई रिस्क भी होता है जो कूपन पेमेंट्स में देरी के रूप में दिखाई दे सकता है और यहां तक कि बॉन्ड इशुअर्स की ओर से डिफॉल्ट भी हो सकता है जिसका फंड NAV पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अब तक आपने महसूस किया होगा कि डेट फंड में परफॉर्मेंस या रिटर्न में कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में पोर्टफोलियो में इंस्ट्रूमेंट के प्रकार, बॉन्ड मैच्योरिटी, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी आदि शामिल हैं और फिर इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट रेटिंग जैसे बाहरी कारक भी हैं जो रिटर्न निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। डेट फंड्स के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए हम जानेंगे कि पिछले 11 वर्षों में विभिन्न प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहले एक एवरेज रिटर्न्स के नजरिए से हम देखते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड ने 8% का एनुअल रिटर्न दिया है। इसमें आप एक कम या ज्यादा कर सकते हैं। वास्तव में ओवरनाइट फंड्स को छोड़कर सभी डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज का एवरेज पिछले 11 वर्षों में 7 से 9% के बीच रहा है। यहां देखने वाला दूसरा पॉइंट रिटर्न में वेरिएशन है। एक बार फिर इसे देखने का एक सरल तरीका यह है कि किसी कैटेगरी के मैक्सिमम और मिनिमम एनुअल रिटर्न के बीच के अंतर की जांच की जाए। यहां आंकड़ों से पता चलता है और विशेष रूप से मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और गिल्ट फंड के मामले में कि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट एनुअल रिटर्न्स पर बड़ा असर डालता है। मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न में यह बड़ा डिफरेंस
हमारे सजेशन का मजबूती से समर्थन करता है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट ड्यूरेशन की सीरीज के रूप में डेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना बेहतर हो सकता है। एक तीसरा विचार, जब डेट फंड की परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि फंड रिटर्न में वॉलेटिलिटी है। अक्सर हम एक फंड का चयन पूरी तरह से उस रिटर्न के आधार पर करते हैं जो उसने पास्ट में दिया है। इस अप्रोच से भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो कुछ डेटा दिखाया है वो दर्शाता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के डेट फंड स्टेबल परफॉर्मेंस के बजाय इरैटिक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वास्तव में वॉलेटिलिटी को समझने का एक अच्छा तरीका स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना हो सकता है। यहां डेटा डिफरेंट डेट फंड कैटेगरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन को उनके 11 साल के एवरेज के आसपास दिखाता है। यहां ध्यान दें कि फ्लोटर फंड और बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के अकॉर्डिंग है, जो कि दिलचस्प है और कुछ और रिसर्च की जरूरत की ओर इशारा करता है, जिसे हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। हमें लगता है कि अब तक आपको इस बात के पर्याप्त क्लूज मिल गए होंगे कि परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और दूसरे कुछ फैक्टर्स पर सरसरी नजर डालने के बजाय डेट फंड में इन्वेस्ट करते समय कई सारी दूसरी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसके अलावा हम सभी के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि डेट फंड को बाय इट एंड फॉरगेट इट इंस्ट्रूमेंट के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इस खेल में कई फैक्टर्स हैं और यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी गहराई तक उतरा जाए और यील्ड टू मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी व कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जैसी डेट से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज को समझा जाए। हम निश्चित रूप से इन्हें अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपसे मिलने की आशा करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.